हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू IXMB। आई होप आप सब अच्छे हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। शुरू करते हैं आपके नाबार्ड एग्जाम के लिए ESI MCQ सीरीज पार्ट 3। आई होप आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आप देख चुके हो। शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज बता दूं। पहला कि इस लेक्चर की PDF को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना ना भूलो, और ये लेक्चर को आप एक पॉज करते हुए देखो। इसमें 15 क्वेश्चन है। ये 15 क्वेश्चन में आप अपने आप को स्कोर देने की कोशिश करो एंड एट द एंड आप देखो कि आपका प्रिपरेशन कहाँ पे है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट, द CPI कैप्चर्स चेंजेस इन प्राइस लेवल एट द कंज्यूमर लेवल, change in price at producer level are tracked by the WPI, and CPI can capture the change in the price of service which WPI cannot। तो ये है ऑप्शंस आपके। तो देखो, ऐसे सवाल में ना एक ट्रिकी पार्ट मुझे लगता है वो है ये वाला जगह, जहां पे नॉट करेक्ट एंड करेक्ट का खेल आ जाता है। बिकॉज देखो, एग्जाम में आपको एक जल्दी भी रहता है कि आप कितना जल्दी उस क्वेश्चन को आंसर करो और आगे जाओ। इसको अलर्ट माइंड से आपको पढ़ना है कि यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है कि करेक्ट, क्योंकि उसी से आप जज करोगे कि आपका आंसर क्या होगा। राइट स्टूडेंट्स? तो आप पॉज करो एंड ट्राई टू आंसर इट। आगे बढ़ते हैं, हम इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसमें से सब ऑप्शन सही है। तो देखो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये तो प्राइस लेवल एट द कंज्यूमर लेवल बताता है, मैंने पहला स्टेटमेंट सही है। उसके बाद ये है चेंज इन प्राइस एट प्रोड्यूसर लेवल इज ट्रैक्ड बाय WPI। ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि WPI का काम ही है प्रोड्यूसर लेवल, सप्लायर साइड को देखना। यहाँ पे ये प्रोड्यूसर लेवल लिखा है, बट कई बार आपको ये सप्लायर साइड भी लिखा हुआ मिल जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है, CPI कैन कैप्चर द चेंज इन प्राइस ऑफ सर्विसेज विच WPI कैन नॉट। ये स्टेटमेंट भी सही है। राइट? आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पे। National Mission for Financial Inclusion is also known as dash। प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, स्टैंड अप स्कीम एंड प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। पॉज द वीडियो, ट्राई टू आंसर। हम आगे बढ़ते हैं आंसर के साथ। तो आंसर है प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा बैकग्राउंड बताऊं। ये लॉन्च हुआ था 2014। 2014 में जो करंट प्राइम मिनिस्टर है, ये प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले RBI ने एक नचिकेत मोर कमेटी RBI ने बनाया था। तो नचिकेत मोर कमेटी ने 2014 में अपने रिपोर्ट में बताया कि इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत कम है एंड इस चीज को बढ़ावा देना चाहिए कि इसमें वॉर फुटेड, मतलब बहुत ही जोरों शोरों से इस पे काम होना चाहिए। एंड वंस द प्राइम मिनिस्टर केम इनटू पावर, करंट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये स्कीम को लॉन्च किया, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। MSME technology center was built at a cost of rupees 122 crore with focus on EDSM sector. What does the D stands for? EDSM, distribution, digital, design, demography and decentralized। राइट? तो इसमें से कौन सा आपका आंसर होगा? तो इसमें से करेक्ट आंसर है डिजाइन। इसका फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये है इसका एब्रिवेटेड लॉन्ग वर्जन। प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था एंड MSME टेक्नोलॉजी सेंटर, उसी को बोला गया है EDSM। The technology was built at a cost of rupees 122 crore with a focus on electronic system design, manufacturing sector। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। Dash has topped India's list in the number of micro, small and medium enterprises owned by entrepreneurs for the scheduled caste। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, असम, इसमें से कौन सा है आंसर? So the correct answer here is Maharashtra। So Maharashtra has topped India's list in the number of micro, small and medium enterprises owned by entrepreneurs from scheduled caste with as many as 96,805 enterprises। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सेकंड कौन आया है? तमिलनाडु। थर्ड कौन आया है? राजस्थान।
तो महाराष्ट्र लिस्ट कुछ ऐसे दिखेगा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, ये तीनों नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रिसेंटली लॉन्च डिजिटल सांसद ऐप। ठीक है, तो यहां पे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये, काइंड ऑफ keep citizen updated about the construction status of the new parliament complex, keep citizen updated on all parliamentary proceedings and other activities, encourage students to hold student parliament in college। या ए और बी सही है या ए बी सी, तीनों स्टेटमेंट सही है। आपको इसमें से बताना है कि जो मेन फंक्शन डिजिटल सांसद ऐप का क्या है। देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको ट्रिक कर सकता है, बिकॉज ऑप्शंस इतने क्लोज हो जाते हैं ना, यू विल फील ऑल आर करेक्ट, यू वुड फील ओनली टू आर करेक्ट, बट द करेक्ट आंसर हियर इज ओनली बी, कीप सिटीजन अपडेटेड ऑन ऑल पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग एंड अदर एक्टिविटीज। तो ये तो ट्रांसपेरेंसी वाली बात हो गई डिजिटल सांसद ऐप, क्योंकि पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको तो हमने अलग देश की अलग अलग जगह से उनको हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के वो गए हैं, राइट, तो हमको तो पता होना चाहिए। सो इन दैट सेंस डिजिटल सांसद ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसमें देश के हर लोगों को सांसद में पार्लियामेंट में क्या हो रहा है ये पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ASER survey is a nationwide survey of rural education and learning outcome in terms of reading and arithmetic skill that has been conducted by Dash for last 15 years। इसमें से कौन सा है? So the correct answer here is NGO प्रथम। तो देखो ये लास्ट 2 साल से मतलब 2018 में ये आपका डायरेक्ट हुआ था फेस टू फेस, बट उसके बाद से 2 सर्वे हुआ, दोनों टेलीफोनिक सर्वे हुआ बिकॉज ऑफ कोविड। एंड इस साल मतलब लास्ट ईयर का जो इस साल का रिपोर्ट तो आया नहीं, समवेयर अराउंड एंड ऑफ द ईयर अक्टूबर या नवंबर में आता है। सो जो 21 का रिपोर्ट है जो 22 में रिलीज हुआ वो भी टेलीफोनिक था। सो यहाँ पे ASER इज ए नेशन वाइड सर्वे, इसको एनजीओ प्रथम कर रहा है फॉर द लास्ट 50 ईयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। द थीम ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 इज। तो देखो ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है ये खत्म हो गया, राइट, ये फेब के महीने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी करवा दिया है। तो थीम क्या था, व्हाट इज द थीम? तो द करेक्ट आंसर हियर इज गो डिजिटल गो सिक्योर। तो आरबीआई जो है ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ये हर साल 2016 से करता आ रहा है टू प्रोमोट फाइनेंशियल एजुकेशन अमॉन्ग मासेस। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। डैश हैज साइंड ए MOU विद द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू सपोर्ट इट्स माझी वसुंधरा कैंपेन एंड इनिशिएटिव विद रिगार्ड्स टू द एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ऑप्शन है UNGA, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, UNEP, वर्ल्ड बैंक, नन ऑफ द अबव। सो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है वो है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इन्होंने MOU साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ टू सपोर्ट इट्स माझी वसुंधरा कैंपेन। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 9 पे। Dash is the ratio of value of goods and service and economy produced in a particular year at current prices to that of the prices that prevailed during the base year। एक तो वर्किंग कैपिटल रेशियो, क्विक रेशियो, GDP डिफ्लेटर, इन्फ्लेशन रेशियो एंड नन ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा? सो द करेक्ट आंसर हियर इज GDP डिफ्लेटर। तो देखो आपको एक ही PPT में CPI भी आपको पढ़ने को मिला, GDP भी GDP डिफ्लेटर को भी पढ़ने को मिला, बट बेसिक डिफरेंस क्या है? CPI वर्सेस GDP डिफ्लेटर। क्योंकि GDP डिफ्लेटर भी क्या बताता है? चेंज इन प्राइस बताता है। तो देखो जो CPI है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस चेंजेस को बताता है। इसमें बहुत सारा चीज नहीं है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट GDP डिफ्लेटर जो है ये ओवरऑल इकोनॉमी में जो एक्टिविटी हुए हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, वो सारे चीज को इंक्लूड करते हुए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम
प्राइस चेंजेस को बताता है। आपको ये शायद क्लियर हो गया कि जो सीपीआई है वो भी प्राइस चेंज को बताता है, जीडीपी डिफ्लेटर वो भी प्राइस चेंज को बताता है, बट इन दोनों के बताने में बहुत बड़ा फर्क है। फर्क ये है, मैं फिर से रिपीट करूं, सीपीआई कंज्यूमर साइड की गुड्स एंड सर्विसेज को बताता है सिर्फ, बट जीडीपी डिफ्लेटर इकोनॉमी में हुए हर एक एक्टिविटी, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी में जो प्राइस चेंज हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको दिखाता है। क्योंकि इसमें एक्सपेंडिचर मेथड से अगर हम गए तो इसमें सी पार्ट कंजप्शन, आई पार्ट इन्वेस्टमेंट, जी पार्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स एंड एक्स माइनस एम सब इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक एंड प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन सीपीआई एंड जीडीपी डिफ्लेटर। इसको स्टूडेंट्स आप समझ लो। अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया है सीपीआई वर्सेस जीडीपी डिफ्लेटर, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखो, वहां पे वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज रिगार्डिंग डिफ्लेटर एंड सीपीआई। Let's move to question number 10. Which of the following subsidies can't be part of green box category of WTO? एक हो गया एनवायरमेंटल एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, एक हो गया रिसर्च फंडिंग, तीसरा इंस्पेक्शन प्रोग्राम, फूड एड प्रोग्राम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू फार्मर्स। तो द करेक्ट आंसर हियर इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू फार्मर्स। ये जो लिंक्ड है ये है आपका ग्रीन बॉक्स कैटेगरी WTO के साथ लिंक्ड है। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 में। वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज ट्रू। अगेन वही ट्रिक, it was launched in 2014, it comes under the Ministry of Finance, the scheme can be availed by people aged between 18 years to 50 years, right? So हम देखते हैं आंसर, the correct answer here is only option 2 and 3, मतलब it comes under the Ministry of Finance जो कि सही है। The scheme can be availed between 18 to 50 years, बट ये लॉन्च कब हुआ था? 9th May 2014, so 2015, so 2014 is the wrong statement. So I hope ये भी आपको क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। डैश रिसेंटली डिक्लेयर्ड दैट इट इज एन ऑफिशियल एक्वायरिंग पार्टनर फॉर ई रूपी वाउचर्स। ठीक है, इसमें से कौन सा कंपनी? यूनियन बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक और नन ऑफ द अबव। यहाँ पे सही उत्तर है आपका पेटीएम पेमेंट बैंक। तो जो पेटीएम पेमेंट बैंक में है उन्होंने बताया कि उन्होंने पार्टनर किया है ई रूपी वाउचर्स को रिडीम करने के लिए। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी can also be called agriculture and related sector? Primary sector, secondary sector, tertiary, none of the above, any sector that is slightly related to agriculture and allied activities. तो इसमें से कौन सा सही आंसर है? So the correct answer here is primary sector. तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स एक बात समझो, प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या है? प्राइमरी सेक्टर का मतलब है जहां पे हम एक्सप्लॉइट करते हैं अर्थ को, अर्थ के रिसोर्सेस को, राइट? मतलब माइनिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सारे एक्टिविटीज किस में आएंगे? प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा? अब ये जब हमने किया है, मतलब अर्थ से हमने निकाला है, फॉर एग्जाम्पल कोल को माइन किया है, अब कोयला माइन करने के बाद तो कोयला का जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसको निकालना होगा, तो कोयला चला जाएगा थर्मल पावर प्लांट में, बिजली बनेगा। वैसे ही गोल्ड माइनिंग होता है तो वो कहाँ पे जाता है? माइन होने के बाद वो ज्वेलरी शॉप में पहुंचता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, उससे ज्वेलरी बनाते हैं लोग। सो ये सारे इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाते हैं वो हो गए आपके सेकेंडरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर मतलब सीधा सीधा सर्विस हो गया, ये जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री है, टेलीकॉम इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री है, हेल्थ इंडस्ट्री आपका सर्विस इंडस्ट्री है, तो टूरिज्म इंडस्ट्री टर्शियरी सेक्टर पे आता है। तो ये सारा चीज, ये प्राइमरी डिफरेंस आपका प्राइमरी सेकेंडरी है टर्शियरी सेक्टर पे। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ बिस्किट फ्लोर इज डैश, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, टर्शियरी गुड, नन ऑफ द अबव। तो देखो इसका करेक्ट आंसर आपका है इंटरमीडिएट गुड्स। अब आप एक चीज समझो, आप जब बिस्किट खाते हो, फॉर एग्जाम्पल पार्ले जी,
ये पार्ले जी किससे बना है? फ्लोर, राइट, फ्लोर से बना है। तो ये फ्लोर जब फैक्ट्री में गया है तो फैक्ट्री वाले तो आपको इसके पैकेट में फ्लोर डाल के नहीं दिए ना, इस फ्लोर को फैक्ट्री वालों ने प्रोसेस किया, उससे बिस्किट बनाया, देन उन्होंने मार्केट में सप्लाई किया। तो कोई भी गुड्स जो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद एक फिनिश गुड बनता है उसको बोला जाता है इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? इंटरमीडिएट गुड्स। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। इवन इफ यू मूव ए फ्यू पीपल आउट, प्रोडक्शन विल नॉट बी इफेक्टिव। इन दिस केस द पर्सन एंगेज इन द एक्टिविटी आर। ठीक है, तो ये सवाल का आंसर है अंडर एम्प्लॉयमेंट। सवाल का मतलब ये है कि अगर आप कुछ लोगों को प्रोडक्शन में से हटा दोगे। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये एक फैक्ट्री है, इसमें 10 लोग हैं एंड ये 10 लोग मिलके 100 गुड मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आपने क्या किया ना, यहाँ से -2 2 लोगों को निकाल दिया। तो एट प्रेजेंट इसमें कितने लोग हैं? 8 लोग बचे हैं। लेकिन आपका जो आउटपुट है वो कम नहीं हुआ है, ये 100 पे ही है। सो इन दिस केस जो पहले 10 लोग थे वो अंडर एम्प्लॉयड थे, वो अंडर एम्प्लॉयड थे। ठीक है, इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेस नहीं था। तो ये जो प्रॉब्लम है ना अंडर एम्प्लॉयमेंट का, इसको यूजुअली एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया में देखा जाता है। ठीक है, नाउ इससे हमारा ये सीरीज खत्म होता है। With IXMB, unfold your potential. Thank you. All the best. Prepare 50% faster with IXMB.